अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं सब? होप सो कि मेरे आल लिसनर्स वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया नावल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंप्लीट है और इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ऑर्डर है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। और एक और बात कि नावल की राइटिंग में थोड़ी जो होती है मिस्टेक होती हैं, वो मेरी मिस्टेक नहीं होती, वो स्टार्ट से ही राइटिंग में मिस्टेक होती है, बल्कि मैं तो उनको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपके सामने पूरा सेंटेंस सही करेक्ट करके प्ले करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एटलीस्ट यार मैं भी इंसान हूँ, अगर कहीं नहीं भी हो पाता तो प्लीज़ टॉलरेट कीजिएगा। नावल है तेरी तलब में बाई सेवी खान। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आओ। धाड़ा था और वो नाजुक जान कांप गई थी। जिब्रान काज़मी का ये रूप इसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी मजबूत जिसामत, सफ़ेद सुर्खी माय रंगत, मगरूर नकूश, काले बाल जो माथे पर बिखर कर इसे मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी काली मूछें इसके रोब व दबदबे में इजाफा कर रही थी। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज इसने पहली बार इस घटिया चीज़ को मुंह लगाया था। इसने काली जीन्स पे काली ही शर्ट पहनी हुई थी, जिसके अगले बटन खुले थे, जिसकी वजह से इसका चौड़ा सीना नज़र आ रहा था। इसका ब्राउन कोट ज़मीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। सुनता नहीं तुम्हें? जब इसके सब्र की हद हुई तो वो खुद लंबे लंबे डग भरता इसके सर पर पहुंच गया और बेदर्दी से इसके बाल नोचकर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। आह! बेसाख्ता इसके लबों से कराह निकली थी। काली पानियों भरी आंखें शहद रंग सुर्ख आंखों से टकराई थी। कुदरती खूबसूरत भरे भरे सुर्ख लब कपकपाए थे। छोटा सा नाक तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जिब्रान इसके खूबसूरत नकूश में उलझता अपनी पकड़ सख्त की। छोड़े मुझे। आंसू अब आंखों से टूटकर गालों पर फैल गए थे। जिब्रान की नज़र इसके चेहरे से फिसलती इसकी गर्दन पर गई। सफ़ेद रंग की वजह से इसकी गर्दन की नीली रगें साफ नज़र आ रही थी। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले ढाले सूट में इसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने घेर लिया था। वो जो कल तक नफरत से इस पर नज़र डालना गवारा नहीं कर रहा था, अब इसकी तरफ यूं माइल हो रहा था। जिब्रान, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे वो बोल रही थी जब जिब्रान ने झुक कर इसकी गर्दन को लबों से छुआ था और कांप कर रह गई। जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखकर खामोश करवा रहा था। मेरा हक है तुम पर पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ हुआ था। आखिर सब के सामने तुम्हें तवाइफ बना कर लाया हूँ। अल्फाज थे या कोई शोर जो इसके कानों में फूंका गया था। वो एक बार फिर इसकी गर्दन पर झुका था। इस बार इसने बेदर्दी से इसकी गर्दन पर दांतों के दबाव को बढ़ाया था। पाकीज़ा इसकी इस बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी थी। अब वो इसकी शर्ट इसके कंधे से खिसका रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा पूरी जान से इसे धक्का देती चीखी थी। जिब्रान इसके धक्के से अपने मजबूत जिसामत समेत 2 कदम के फासले पर पीछे पड़े सोफे पर गिरा। पाकीज़ा की इस हरकत पर जिब्रान ने अपने जबड़े भींच लिए। मैं तवाइफ नहीं, बीवी हूँ आपकी। निकाह किया है आपने मेरे साथ। पाकीज़ा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी, अब वो इसके सामने गुस्से से तन कर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर को संभालता हुआ सोफे की हत्ती पर हाथ रखकर सीधा हुआ। फिर पाकीज़ा को सर तक पैर देखा। निकाह माई फुट, भाड़ में गया निकाह। मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहा में आई हो, एक तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मकाम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब काटने लगी। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा अफरीदी। तुम्हारे भाई के हर अमाल का तुम हिसाब दोगी। जितनी तकलीफ मेरी बहन ने बर्दाश्त की, इससे दुगनी तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? इसके लफ्ज़ों में कांच की सी किरचियाँ थी। पाकीज़ा जानती थी इसमें सरासर इसके भाई का कसूर था, जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने मुझे खुद से दूर किया ना पाकीज़ा अफरीदी। अब खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलता। पाकीज़ा ने अपना खुश्क हलक तर किया। पाकीज़ा अफरीदी, मुझे मेरी बात दूसरी बार दोहराने की आदत नहीं है। वही इंसान था जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी, मगर अब वो कितना बदल गया था, बिल्कुल बेहिस। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब काटती नीचे कारपेट को देखने लग गई।
جبران کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکرایا، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ اپنا سر اٹھایا اس نے تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اب وہ کسی کو کال ملا کر فون کرنے لگا تھا۔ ہاں ہیلو رامش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ جبران پاکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھ کر کہنے لگا۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے کر لیے۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہنے لگا۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی فون اس نے کاٹ دیا، پھر گہری نگاہوں سے پاکیزہ کو دیکھا۔ ہاں تو پاکیزہ افریدی، میں یا وہ 4؟ آپ کیسے؟ وہ مشکل بولی تھی۔ میرے پاس آؤ یا پھر وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا گئی۔ جبران نے اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو کچھ سمجھاتی کہ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بنایا اور دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ لیے۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخش دی۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو گئے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا واقع اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھیرنے لگا، پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ پاکیزہ نے گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لی۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں تھا، مگر اب وہ پھر سے اسے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک گئی۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھنے لگا، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کا گھیرا مزید تنگ کرنے لگا۔ چھوڑیں پلیز۔ جبران نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی اور اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا، اس نے سختی سے اپنے لب دبا گئی۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی جوبن اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ تم بیوی نہیں، طوائف ہو، بس ایک طوائف ہی، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ جبران نے اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے قدم اپنی بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ جبران کاظمی، چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ جبران اسے بیڈ پر پٹکا تو اس کے لفظ منہ میں دب ہی گئے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو۔ اسے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کو روکوں؟ یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہے، وہ دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سائیڈ پر کھسک گئی۔ جبران اپنی شرٹ اتار کر اب بیڈ پر آیا تھا۔ اسے پاکیزہ کی دور کھسکنے کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پر جھکا، اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھو کر خرگوشی میں کہنے لگا، آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھیں ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ او پاکیزہ افریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی اس کی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔
کیونکہ میری جان ہے تمہاری سزا بھی کیونکہ میری جان تمہاری سزا بھی میری بھی انتہا قربت ہے۔ اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ گئی، جبکہ جبران اب اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ اپنے لمس اور شدت سے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں میچ کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد اسے اپنے گھر کی طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کیسی بد نصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوئی اپنوں کے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے بھاری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیلنے لگی۔ جیسے ہی اس کا رخ سیدھا ہوا، پاکیزہ بے ساختہ سکون کا سانس بھرنے لگی، کیونکہ وہ سوچ چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی پھر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ذوحان بھائی کہاں ہیں آپ؟ اماں سائیں آپ کو مہندی کی رسم کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ کالے رنگ کے ستاروں والے شرارے اور شرٹ میں تھی۔ گلے میں اس نے پیلے سفید رنگ کے شیشوں والا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں موتی اور گلابوں کے گجرے تھے، جبکہ ماتھے اور کانوں میں بھی موتی کے اور گلاب کی جیولری تھی۔ کالے بال کھولے تھے جن کو اسٹیپ کٹنگ میں کاٹا گیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ذوحان بھائی، وہ دوبارہ اس نے دوبارہ پکارا تو ذوحان کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے پاکیزہ؟ کیوں سر کھا رہی ہو؟ نیچے ہی آ رہا تھا میں۔ وہ باہر آتے ہی پاکیزہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ آج کے دن اس نے بھائی کی ڈانٹ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوری بھائی، میں بس اماں سائیں کے بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، میں آ رہا ہوں۔ ذوحان اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اسے یہاں سے جانے کا کہنے لگا، جس پر چہرہ جھکا کر واپس کی طرف چل پڑی۔ چودھری شجاعت افریدی کی 2 اولادیں تھیں، ذوحان افریدی اور پاکیزہ افریدی۔ ان کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، وہ جان مارتے تھے اس پر، لیکن بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ گھر میں بدنامی لے کر آتی ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ان کی بیوی کی یہ سوچ نہیں بدل پائی تھی۔ گھر میں پاکیزہ کو صرف اس کی ماں اماں سائیں ہی پیار کرتی تھی، ورنہ باقی سب تو صرف ڈانٹتے ہی تھے۔ ذوحان کی شادی دوسرے علاقے کے چودھری رحمان کاظمی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی تھی، عروسہ کاظمی۔ ان کی بھی 2 اولادیں تھیں، عروسہ کاظمی اور جبران کاظمی۔ چودھری رحمان کاظمی اپنی دونوں بچوں سے ہی بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جبکہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کو پیار دیتے تھے۔ جبران کاظمی بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، جبکہ عروسہ کاظمی اپنی ماں کی طرح سانولی مگر خوبصورت نقوش کی مالک تھی۔ ذوحان کو عروسہ کے سانولے رنگ کی وجہ سے اس رشتے سے اعتراض تھا، جس پر چودھری شجاعت نے اسے زمین جائیداد کی لالچ پر بہت مشکل منایا تھا، کیونکہ چودھری رحمان کاظمی چودھری شجاعت افریدی سے زیادہ امیر تھے۔ چودھری شجاعت افریدی نے ان کی سانولی بیٹی کا رشتہ بھی صرف زمین جائیداد کی وجہ سے ہی مانگا تھا۔ آج ذوحان کی مہندی تھی، جس پر پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی اماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے بات کر رہی تھی، پاکیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا پاکیزہ؟ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، پھر جلدی سے مسکرا دی۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا بس، اور وہ بھائی آ رہے ہیں، میں نے انہیں آپ کا پیغام دے دیا تھا، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر عریج بیگم کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی نازک جہاں بیٹی کو اپنے دل میں کہیں چھپا لے کہ پھر اسے کوئی دکھ نہ دیکھنے کو ملے۔ بچپن سے ہی اس نے خود پر نفرت جھیلی تھی، کبھی باپ کی اور کبھی بھائی کی۔ صرف اماں سائیں ہی تھی جو اسے پیار کرتی تھی۔ وہ بیچاری تو اپنا قصور بھی نہیں جانتی تھی۔ عروج بیگم کیا بتاتی کہ اس کا قصور ہی بیٹی پیدا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ذوحان آ گیا تھا، پھر مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ ذوحان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پاکیزہ اپنی دوست نائلہ کے ساتھ ایک سائڈ پر مہمانوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نائلہ اسٹیج سے نظریں ہٹا کر پاکیزہ کو دیکھنے لگی، جو رات کی تاریکی میں اپنی سادگی کے باوجود چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ پاکی یار، تم بھی جاؤ، اپنے بھائی کو مہندی لگاؤ، آخر وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے۔ نائلہ کی بات پر پاکیزہ کسی سوچ سے نکل کر اسے دیکھنے لگی۔ سنو لڑکی، تم آج کے دن اپنے منحوس سائے کو میرے بیٹے سے دور رکھنا، اور خاص کر کے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی شگن کی مہندی کو مت چھونا۔ پاکیزہ کو آج صبح کی اپنی بابا سائے کی باتیں یاد آ گئی، جسے یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں، اصل میں مجھے مہندی سے الرجی ہے، اس لیے میں بھائی کو مہندی نہیں لگا سکتی، وہ ہنس کر کہنے لگی، جس پر نائلہ نے بھی ہنس کر سر جھٹکا۔ وہ بچپن سے ہی پاکیزہ کی اچھی دوست تھی۔ پاکیزہ کے نہ بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا بھرم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے۔ چودھری شجاعت افریدی اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو بلا لو نا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ چودھری صاحب کی بات سن کر عریج بیگم حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب آپ نے کہا تھا کہ پاکیزہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں کہا تھا، پر اب مجبوری ہے، سب جانتے ہیں یہ منحوس میری بیٹی ہے، اس لیے اس کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ ان کی بات پر عریج بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ ایسے مت کہا کریں سائیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیگم کی بات پر وہ دانت بھینچ گئے۔ یہی تو دکھ ہے، میں تو اس وقت اس بدنامی کو مار دیتا جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر صرف تم پر
तरस खाकर मैंने इसे ज़िंदा रहने दिया। चौधरी साहब की बात पर इन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद आया जब पाकीज़ा पैदा हुई थी। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दें, मैं इसे छुपा लूँगी, कभी आपके सामने नहीं लाऊँगी। खुदारा मेरी बच्ची छोड़ दें, इसकी जान बख्श दें। ये मेरे जुड़े हाथ देखें चौधरी साहब, मैंने कभी ऐसे कुछ नहीं माँगा, आज मैं माँग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दें। वो इनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। चौधरी साहब जबड़े भींचे कभी अपनी बीवी को देखते और कभी अपने हाथों में उठाई गुलाबी गुड़िया को, जो अपने काले मोटी मोटी आंखों से इन्हें देख रही थी। इस बच्ची की आंखों में न जाने क्या था कि इनका दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा था, लेकिन फिर वो अपना सर झटक कर नफरत से इस अरीब बेगम को थमा गए। वो अपनी बच्ची को पाते ही अपने सीने से लगा गई थी। वो अपने आंसू साफ करती पाकीज़ा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर गहरा सांस भरती, फिर अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाज़ा खोला। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में औंधे मुंह बेड पर लेटी हुई थी। अरीब बेगम दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, जिस पर पाकीज़ा हड़बड़ा कर सीधी हुई बेड से खड़ी हुई। फिर अपनी अम्मा साईं को देखकर सुकून का सांस लिया। अम्मा साईं, आप यहाँ? वो अब अपना दुपट्टा सेट करने लगी, नंगे पाँव अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ा रही थी। रुजी बेगम की बेसाख्ता नज़र इसके गुलाबी पैरों पर गई। जिस पैर पर वो वज़न डालकर वो कदम उठाती थी, वो पाँव कुछ पल के लिए सफ़ेद हो जाता था, फिर जैसे ही वो उठाती थी वो फिर से गुलाबी हो जाता था। वो अपनी बेटी के नाजुक सरापे को देखती हुई अब इसका चेहरा देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी, गाल मामूल की तरह सुर्ख थे और लबों का रंग खून छलकाता सुर्ख था। वो सादगी में बहुत खूबसूरत थी, पर इसका नसीब, इस बात पर रुजी बेगम की आंखें नम हुई थी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना, इसे बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर अता करना, जो इसके तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म कर दे और मलका बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वो गीली सांस अंदर खींचकर अपनी आंखें साफ करने लगी। क्या हुआ अम्मा साईं, आप क्या सोचकर उदास हो रही हैं? अब वो इनके सामने परेशान से खड़ी पूछ रही थी। वो नफ़ी में सारी लाती इसका माथा चूम गई। कुछ नहीं पाकी, तुम जाओ जल्दी से तैयारी करो, तुम्हारे बाबा साईं का हुक्म है कि तुम भी चलोगी। अम्मा साईं की बात पर इसका मुंह खुल गया बेयकीनी से, फिर वो बेयकीनी खिलखिलाहट में बदल गई। क्या वाकई अम्मा साईं वो खुश होती इनके गले लग गई? निकाह हो चुका था, बस अब रुखसती की तैयारी चल रही थी, जब ज़ुहान सबसे माजरत करके स्टेज से नीचे उतर आया और वाशरूम वाली साइड पर आ गया। इसे मुसलसल कॉल आ रही थी और वो अपनी शेरवानी की जेब से फ़ोन निकालता तो सुकून का नंबर जगमगा रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने फ़ोन उठा लिया। आगे से कोई गुस्से से बरस रहा था। राहत, रिलैक्स क्या रिलैक्स, ये शादी सिर्फ मैं बाबा साईं की वजह से कर रहा हूँ। सुकून तो मेरा तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे अलावा मैं कैसे किसी के साथ खुश रह सकता हूँ? वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था। आगे से फिर कुछ कहा गया। आज कैसे? आज मैं नहीं आ सकता यार, समझा करो। नहीं नहीं, इस काली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। क्या काली? पीछे से भारी आवाज़ आई थी। वो घबरा कर फ़ौरन पलटा, जहाँ जिब्रान काज़मी अपनी वजह समेत खड़ा माथे पर बल डाली से देख रहा था। ज़ुहान अफरीदी फ़ौरन से फ़ोन बंद करके वापस जेब में रखा। वो काली शलवार कमीज़ की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज़ का कह रहा था, जिस फिर मैंने इसे कहा कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी बात पर जिब्रान बस सर हिला गया, लेकिन माथे के बल वैसे ही थे। वो एक नज़र में अगले बंदे के अंदर तक उतरने की सलाहियत रखता था। इसे पहली नज़र में ही ज़ुहान अफरीदी कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो यूरोप में था जब इसके बाबा साईं ने इसकी बहन का रिश्ता कर दिया था, ये कहकर कि लोग अच्छे हैं, परखे भाले हैं, हम ठीक है अब चलें। ठीक है अब चलें, रुखसी का वक्त हो रहा है। जिब्रान काज़मी के सपाट लहजे पर वो सर हिलाता आगे बढ़ा था कि ज़ुहान अफरीदी मेरी बहन की आंख में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। वो जिब्रान काज़मी की बहन है, जिसकी जान इसकी बहन में बसती है। वार्निंग देते लहजे पर ज़ुहान अपना हलक तार करने लगा। वो डरता नहीं था किसी के से, पर सामने वाले का रौब दबदबा इसे हलक तार करने पर मजबूर कर गया था। ज़ुहान अफरीदी खुश शक्ल और नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जिब्रान काज़मी मगरूर नकूस चौड़ी जिसामत और 6 फुट से निकलता कद का मालिक था, जिसकी वजाहत और तमकनत अगले बंदे को झुका देती थी। सबसे वाज़ेह इसकी शहद रंग आंखें थी, जो सामने वाले का अंदर तक एक्सरे करती थी। ज़ुहान बस इस बात में सर हिलाता और वहाँ से निकल गया। हैरान वहीं खड़ा गर्दन मोड़कर इसे जाता देखते रहा। बाबा साईं की तसल्ली के बावजूद इसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर वापस हाल की तरफ बढ़ रहा था। पाकीज़ा को अपनी नई भाभी अरूसा बहुत प्यारी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकूश वाली लड़की थी, जो सुर्ख लहंगे में हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। इसका निकाह ब्राइडल रूम में ही हुआ था। स्टेज पर साथ बैठाने का रवाज यहाँ नहीं था। पाकीज़ा मस्टर्ड रंग के लहंगे कुर्ते में थी, जिस पर कई कई मोतियों का हल्का सा काम था। इसने मस्टर्ड लहंगे पर महरून दुपट्टा गले में लिया हुआ था। बाल खुले थे, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं, क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई ने इसे मिलने आना था। सब बाहर जा चुकी थी। पाकीज़ा भी उठ के जाने लगी कि अरूसा इसे हाथ पकड़कर रोक गई। तुम बैठी रहो पाकीज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहती हूँ।
अरूसा की धीमी आवाज़ में कही गई बात पर पाकीज़ा बुखला गई। नहीं भाभी साईं, आप इनसे मिलने मैं बाहर। पाकीज़ा वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पाकीज़ा को इतना तो जान गई थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बिसाख्ता दोनों ने नज़र उठाकर जिब्रान को देखा। सफ़ेद रंग की कलप लगी शलवार कमीज़ पहने, सकीन शाल ओढ़े, सकीनी पेशावरी चप्पल पहने वो वजाहत का शाहकार नज़र आ रहा था। जिब्रान अपनी बहन को देख रहा था जो सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई थी वो, जो कल तक अपनी गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी अब खुद इस काबिल हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जिब्रान नम आंखों से मुस्कुराया, फिर इसकी तरफ कदम बढ़ाया कि इसकी नज़र अब इसके पहलू में बैठी लड़की पर गई थी जो सर झुकाए अपने हाथ मसर रही थी। और उसे इसकी नज़रों का ताक़ुब किया, फिर मुस्कुरा दी। इससे मिलिए भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नई दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान इसका पूरा तारुफ सुनकर इसे पहचान गया था। ये ज़रूर जुहान अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा सर झुकाई सलाम करने लगी। इसकी इस अदा पर वो मुस्कुरा दिया, फिर सलाम का जवाब दिया। भारी मगर धीमी आवाज़ में जवाब सुनकर वो हिम्मत से सर उठाकर देखने लगी। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता इसे देख रहा था। इसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था जिसकी मुस्कुराहट इतनी छपी थी इसके दिल को कुछ हुआ था। जिब्रान इसकी काली आंखों में देख रहा था जिसे वो बार बार छपक रही थी। वो नाजुक सी लड़की प्यारी थी। जिब्रान ने एक नज़र में मान लिया था। रूसा अब उठकर अपने भाई से मिल रही थी। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। घर आते ही सब दुल्हन को लिए इसके कमरे में चले गए थे सिवाय पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साईं का हुक्म था पाकीज़ा जुहान के कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए पाकीज़ा सीधा अपने रूम में आई थी। अब वो कपड़े तब्दील करके अपने बेड पर लेट गई थी। सच में अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई थी। वो आंखें बंद करती तो एक खूबरू सा इंसान इसकी आंखों के पर्दे पर लहरा जाता, जिसकी घनी मूछें तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकीज़ा घबरा कर आंखें खोल लेती, धड़कनें हाथ से सवा हो गई थी। इस आदमी का ख्याल क्यों आया? वो इसी कशमकश में घबराती कब सो गई इसे पता ही न चला। अगले दिन वलीमा था, सब आए थे। आज के दिन भी अरूसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। जुहान भी झूठी मुस्कुराहट से जाए इसके बराबर खड़ा था। वो साथ में प्यारे लग रहे थे। पाकीज़ा ग्रे रंग की कैपरी और लॉन्ग शर्ट पर वाइट दुपट्टा लिए हुई थी। आज भी वो हल्का सा तैयार हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अरूसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने अनजाने में पाकीज़ा की नज़र इसे तलाश कर रही थी। जो नहीं आया था वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया था। ज़िंदगी वापस मामूल पर शुरू हो गई थी। आज अरूसा और जुहान की शादी को एक हफ्ता हो गया था। अरूसा आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो गई थी। इसे यहाँ सिर्फ इसकी अम्मा साईं ही प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि अरूसा भी एक बहन थी। इसे तो इसके भाई और बाबा साईं बहुत प्यार करते थे। इसे ये सब बहुत अजीब लगा था। अब इसके दिल में पाकीज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ गई थी। अरूसा पाकीज़ा के साथ इसके कमरे में बैठी थी जब इसके फ़ोन पर जिब्रान काज़मी की वीडियो कॉल आई। अरूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से कॉल उसने उठा ली। और भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आ ही गई अपनी गुड़िया की, खफकी से कहती, जिस पर दूसरी तरफ से कहका गूंजा। पाकीज़ा जो अलमारी में खड़ी कपड़े रख रही थी, इस कहके पर अपना दिल थाम लिया। धड़कनें फिर से शोर मचाने लगी। वो कपड़े वहीं छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ गई कि शायद वहाँ से इस शख्स का अक्स नज़र आ जाए। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं, पाकीज़ा का। ये देखे पाकीज़ा। पाकीज़ा जो चोरी चोरी स्क्रीन देखने की कोशिश कर रही थी, अचानक अरूसा के स्क्रीन सामने करने पर वही शल हो गई। वो 3 पीस सूट पहने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। वो जो अपनी टाई लूज़ कर रहा था, अचानक से इसे देखकर इसका हाथ वहीं रुक गया। और ब्लैक रंग की शार्ट कुर्ता कैपरी में सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी से ही देख रही थी शल सी। इसके बाल खुले थे जबकि दुपट्टा कहीं नहीं था। वो 2 मिनट लगे थे दोनों संभलने में। जिब्रान ना महसूस अंदाज में दूसरी तरफ देखने लग गया, जबकि पाकीज़ा 1 मिनट में वहाँ से गायब हुई। अरूसा दोनों से अनजान ना समझी से पाकीज़ा को वॉशरूम में बंद होता देख रही थी। अब तुम कब आओगे? तुम कहो तो जाता ही नहीं हूँ। राज जुहान के सीने पर सर रखे से देख रही थी। दोनों इस वक्त कम्फर्टर में थे। नहीं, तुम जाओ और मुझे भी इस कोठे से आज़ाद करवा लो। राहत अब इसके सीने से उठकर अपने गिर्द सफ़ेद चादर लपेटने लगी और बेड से नीचे टांगे लटका कर बैठ गई। जुहान भी उठकर बैठा, फिर इसे देखने लगा। हाँ, तुम्हें बस कुछ वक्त और इंतज़ार करो। मैं इस लड़की अरूसा को कुछ कर लूँ, फिर क्या, इसे मार देते हैं। रात की बात पर जुहान की आंखें खुल गई। तुम पागल हो? ऐसे कैसे? घर में सब इसकी तरफ हैं, सब इसका ख्याल रखते हैं। जुहान की बात पर राहत सर झटकने लगी। तो हम इसे बाहर मार देंगे। राहत की बात पर जुहान ना समझी से इसे देखने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहत के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बालों में हाथ फेरती वैसे ही चलती दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने अरूसा थी। अरूसा सामने खड़ी बरहना हालात में सफ़ेद चादर लपेटे लड़की से नज़र हटाकर बेड पर गई जहाँ इसका शौहर शर्ट के बगैर बैठा था। जुहान का मुंह खुल गया। इस राहत से इस हरकत की उम्मीद ना थी। आओ अंदर आओ, राहत तंज करके कहने लगी। अरूसा भी यकीनी से जुहान को देखने लगी। देखते नफ़ी में सर हिला रही थी। आप शहर का कहकर रोज़ यहाँ कोठे पर आते थे? वो तकलीफ से बोली थी। जुहान अब बेड से खड़ा हुआ था। मुझे में क्या कमी थी जुहान साईं, जवाब में इस तवाइफ। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई थी। अरूसा, मेरी बात सुनो।
सुहान कुछ कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था जब वो हाथ के इशारे से इसे चुप करा गई। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि मैं आपका अपने भाई की जान को बताऊंगी। वो अब रोती हुई चीखी थी। वो कमरे के बाहर ही खड़ी बोल रही थी, जिसकी वजह से बाकी लोगों भी अपने गुनाहों समेत कमरे से बाहर आ रहे थे। इसे इस माहौल से घुटन हो रही थी। इससे पहले सुहान इस तक पहुंचता वो वहां से भाग गई। ये तुमने क्या किया? रहा था वो राहत पर चीख रहा था, जो बस मुस्कुराई जा रही थी। देख क्या रहे हो चौधरी साहब, वो तुम्हारी असलियत सबको बता देगी। क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? राहत की बात पर वो अपनी शर्ट पहनते साथ ही चाबी वायलेट और गन उठाकर सर पर अरूसा के पास दौड़ा था। हेलो हेलो भाईजान। वो रोती भागती जा रही थी। अब अचानक से इसके फोन पर जिब्रान काजमी की कॉल आई। क्या हुआ अरूसा, तुम ठीक हो? मेरे दिल घबरा रहा था तुम्हें याद करके। अरूसा की बात सुने बगैर वो बोला था, नहीं भाई मैं ठीक नहीं, वो यहाँ कोई अच्छा नहीं, वो तवाइफ के साथ एक बिस्तर पर थे, मैं यहाँ कोठे पर। क्या कह रही है अरूसा, तुम कोठे पर क्या कर रही हो और किसकी बात कर रही हो? अपनी जगह से खड़ा होता हुआ धाड़ा था। जोहान साईं यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ आ। अरूसा की बात पर वो मुठियाँ भींच ली। उसने मुठियाँ भींच ली कि इसकी चीख की आवाज़ आई। क्या हुआ अरूसा? अरूसा भाई भाई मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती, मेरा बच्चा उठा। एक बार फिर गोली की आवाज़ आई थी, जिसके साथ ही दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अरूसा वो चीखा था, आगे से काल कट गई थी। क़यामत खुद बताएगी। क़यामत क्यों ज़रूरी थी? शोर, चीखो पुकार, एम्बुलेंस की आवाज़, तेज़ तेज़ चलते बूटों की आवाज़ें, अंधेरा और बस अंधेरा कबूल है। वो कांपती आवाज़ में तीसरी बार बोली थी, अरूसा की मौत का कत्ल जुहान ने किया था। एक तवाइफ के पीछे ये साबित हो गया था। चौधरी शुजात अफरीदी अपने बेटे के बदले सारी जायदाद देने को तैयार थे, मगर जिब्रान का कहना था इसे सिर्फ जुहान की मौत चाहिए। पंचायत में एक तूफान आया हुआ था। जुहान को चौधरी शुजात ने छुपा लिया था। जिब्रान जख्मी शेर की तरह खतरनाक बन गया था। चौधरी शुजात अपने बेटे के बदले खून बहा में अपनी बेटी को पेश कर गए थे, जिस पर पूरे माहौल में सकूत फैल गया। हाँ ठीक है, मैं खून बहा में तुम्हारी बेटी को लेने पर तैयार हूँ, मगर वो मेरे साथ तवाइफ की हैसियत से जाएगी। जिब्रान ने न जाने क्या सोचकर कहा था। ये सुनकर चौधरी शुजात का मुंह कुछ पल के लिए सुर्ख हुआ था, पर फिर वो बड़ी बेगैरती से ये शर्त मान गया था। जिब्रान इतने तैश के बावजूद भी हैरान हुआ था चौधरी की इस दर्जा बेगैरती पर। चौधरी रहमान काजमी, जो अपनी बेटी के दुख में बिल्कुल खामोश थे, अपने बेटी की बात पर हैरान हुए थे। अगर वो बेहया है तो तुम क्यों बन रहे हो? जिब्रान, बाबा साईं मुझे खून बहा में जुहान चाहिए, या फिर इसकी बहन तवाइफ की हैसियत से। वो दो टोक बोला था। चौधरी रहमान काजमी अपने लब भींच गए थे। तुम्हें अभी कुछ देर तक जुहान अफरीदी की बहन मिल जाएगी तवाइफ की हैसियत से, इसलिए जुहान अफरीदी को अब तुम कुछ नहीं कहोगे। चौधरी शुजात अफरीदी के अल्फाज बहुत घटिया थे। सब लोग जानते थे वो बेटियों को पसंद नहीं करते, पर इस हद तक ये किसी ने नहीं सोचा था। पंचायत में ये फैसला तय पा गया था। इनके घर आकर सब बताने पर अरूज बेगम अपने दिल पर हाथ रख गई थी। वो बहुत लड़ी थी चौधरी साहब से, वो नहीं मान रही थी। इस वक्त कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। इन्होंने दरवाजे को देखा, वहाँ पाकीज़ा खड़ी थी, नीले रंग के ढीले ढाले सूट में, सफ़ेद दुपट्टा उड़े। वो अपने बाबा साईं के अल्फाज सुनकर शल हो गई थी। चौधरी शुजात अब खुद इसकी तरफ बढ़े थे। चलो मेरे साथ, वो हकमियत से बोले थे। तुम्हें वो नहीं जाएगी, पीछे से अरीज बेगम चीखी थी। वो मेरी भी बेटी है। अफसोस एतराफ़ किया भी तो कब, पाकीज़ा सोच कर रह गई। पाकीज़ा, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं ये फैसला कर चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। तुम बचाओगी ना अपने भाई को? वो पहली बार नरमी से बोली थी। अफसोस किस मौके पर? वो ना चाहते हुए भी सिसक कर सर झुका गई थी। अरीज बेगम वहीं दिल पर हाथ रख कर गिर गई थी। पाकीज़ा इनकी तरफ भागना चाहती थी, पर चौधरी साहब इससे लिए बाहर निकल गए थे, जबकि पीछे मुलाजमाएं अरीज बेगम की तरफ भागे थे। पाकीज़ा को वापस अरीज बेगम की तरफ बार बार मुड़ता देख चौधरी साहब ने इसका हाथ सख्ती से दबोचा था। पाकीज़ा आंसुओं भरी आंखें से इन्हें देखने लगी। बाबा साईं खुदा मेरा भी हैं, आखिरी ये अल्फाज थे जो इसने अपने बाप से बोले थे। पंचायत पर पहुंचकर इन्हें कुछ नया ही सुनने को मिला था। पहले पाकीज़ा अफरीदी और जिब्रान काजमी का निकाह होगा, फिर वो जिब्रान काजमी के साथ जाएगी एक तवाइफ की हैसियत से। ये निकाह का फैसला चौधरी रहमान का था, जिस पर जिब्रान बहुत मुश्किल से माना था, लेकिन हैसियत इसकी सिर्फ तवाइफ की रहेगी, ये तय था। निकाह के बाद वो जिब्रान काजमी के हमरा इसे घर आ गई थी। इसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब भी होगा। इसके साथ इसका कसूर क्या था? वो सोच ही रही थी कि जिब्रान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर धक्का दिया, तो वो टूटी ढाल की तरह ज़मीन पर जा गिरी थी। तुम एक तवाइफ हो पाकीज़ा अफरीदी, अपने भाई के हर गुनाह का बदला अब तुम अदा करोगी। वो इसका रोता हुआ चेहरा देखकर धाड़ा था। पाकीज़ा बस इस इंसान को देख रही थी, जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी। आज दूसरी मुलाकात पर वो कैसे इसके सामने आया था? हालात ने इन्हें कहाँ से कहाँ लाकर मिलाया था। वो सोफे पर बैठी बेड पर सोए हुए जिब्रान को देख रही थी। आज तो वो बच गई थी, लेकिन कल परसों या फिर कभी वो खुद को कैसे बचाएगी? काश जब वो पैदा हुई थी तब ही इसके बाबा साईं से ना छोड़ते, बल्कि मार ही देते, तो आज ये दिन तो ना देखती। भाभी साईं, काश आपके साथ वो सब ना हुआ तो आप मेरे साथ होती। अरूसा की मौत का दुख पाकीज़ा को भी बहुत था। अगले दिन सुबह सुबह ही जिब्रान की आंख खुल गई थी। वो अपने दुखते सर को थाम कर उठ बैठा।
کسی احساس کے تحت وہ ڈریسنگ کی طرف دیکھنے لگا جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے ساتھ سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے فوراً اپنی بہن کا خیال آیا، جیسے مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تو دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتا تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچا۔ پاکیزہ ڈر کر پلٹی تو اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ گیا۔ میری بہن کو مرے ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہو؟ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ میں میک اپ نہیں تو پھر کیا کر رہی ہو؟ سی نکلی تھی اس کی۔ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کے گلے کو دبوچا تھا، جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لب بھی ساختہ سسکے تھے۔ جبران چونک کر اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کی گردن کو دیکھا، جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ ناسمجھی سے ان نشانوں کو دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہوا اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اپنے لب دبائے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتا واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اس کے پلٹنے پر کانپ گئی تھی، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی تھی، مگر ایسا نہیں تھا، اگر وہ نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی ابھی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نازک جان نے کئی لوگوں کی نفرتیں حقارتیں برداشت کی تھی۔ مرنا ہوتا تو وہ تو تب مرتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ وہ اب کندھے سے اپنی قمیص صحیح کر رہی تھی۔ جبران اس کا سر تا پاؤں جائزہ لینے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اب اس کی آنکھوں میں سپاٹ پن تھا۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ افریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ تیش سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ یار کتنا برا کر رہا ہے بیچاری کے ساتھ، اور باپ اس کا کتنا بدتمیز تھا کہ تم مرنے کے لیے ترسو گی، میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا۔ نہ جانے کیوں اس کی شفیق مسکراہٹ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ جبران اسے مسلسل مورت بنا دے کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر واپس شیشے میں بنعکس دیکھنے لگی، جہاں تھوڑی سی کچھ نیچے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کا یہ ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بیچ دیا، مجھے طوائف بنا کر بھیج دیا۔ وہ اب اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پڑ کر رو رہی تھی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے۔ رونا آ رہا ہے مجھے تو خود، بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں اس طرح کے سینس پڑھ کے خود۔ وہ ایک دم سے ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ ارجی بیگم وہاں نہیں تھی، باہر فجر کی آواز ہو رہی تھی، شاید وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے لگے۔ پاکیزہ کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی، اس کے آخری الفاظ چودھری شجاعت افریدی کے کانوں میں کسی سور کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا پی رہے تھے، نہ سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈھال تھے۔ سوہان افریدی پنچایت کے فیصلے سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ اس نے پوری عمر اپنے باپ بھائی کی نفرت برداشت کی، اور اب پھر وہ نئی آزمائش میں پھنس گئی، آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھی۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہیں، وہ بالکل پاک پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھیے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چودھری رحمان کاظمی جبران کاظمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہتا اب کھانا شروع کر گیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی ناپسندگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہیں، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے، چودھری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ اب چودھری صاحب کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے چلایا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہیں جو اپنے گناہوں کی سزا اپنے ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنی معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس بدلے اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی زندگی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کے لفظوں پر وہ خاموش ہو گیا تھا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چودھری رحمان کو لگا وہ سمجھ رہا ہے، سو وہ سکون کا سانس لیتے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا ہے بیٹا، لیکن اس میں اس بچی کا قصور نہیں جو خون بہا میں آ گئی ہیں۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں اپنی طرف سے کوشش کرو کہ تمہارا نکاح کرا دیا اس کے ساتھ۔ اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تمہارا نکاح کرا دیا اس سے۔
اپنے باپ کی سوچ پر حیران رہ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ جب چودھری صاحب اپنی بات کہہ کر فارغ ہوئے تھے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ باتوں کے دوران ہی اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر چودھری صاحب کو لگا وہ پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سو مطمئن ہوئے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج چودھری شجاعت افریدی اور ان کی بیوی اکیلے ڈائننگ ٹیبل کے گرد پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے ہی سامنے بڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا، دونوں میں سے کسی کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود بھی گھر میں رونق اسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں، میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنا مزے سے کھا رہے ہیں۔ پاکیزہ اپنے اماں سائیں کے کان کے پاس جا کر سرگوشی میں کہتے کھلکھلا گئی تھی۔ اس کی آواز سامنے بیٹھے ذوحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ یاخ، یہ پلاؤ کس نے بنایا؟ ذوحان افریدی ڈرمائی انداز میں کہتا، پلیٹ پیچھے کھسکا دیتا جب سب ملازمت چکنا ہو گئے۔ اچھا بنا ہے ذوحان، چودھری شجاعت افریدی نے کھانے سے ہاتھ روک کر بے ساختہ کہا تھا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو ذوحان کے رد عمل پر اداس تھی کہ ان کی یوں تعریف کرنے پر مسکرا گئی۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر ذوحان کا دل جل گیا۔ ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، عریض بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بابا سائیں، یہ اچھا نہیں کی کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا ہے۔ ذوحان کی بات پر عریض بیگم نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ ذوحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بھری پلیٹ زمین پر پھینکے تھے، یوں کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی، اس نے آنکھیں خوف سے میچ لی تھیں۔ ہزار بار کہا ہے اس منحوس کو کچن سے دور رکھا کرو۔ ملازم سر جھکا گئے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر اب اپنی بیوی پر تھی جو پاکیزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے۔ آج بھی سامنے پلاؤ تھا۔ چودھری صاحب کو اس دن کا واقعہ بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی وہ کھانے کی، سو وہ ایک بار پھر ویسے ہی بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ گئے۔ عریض بیگم اپنی نم آنکھوں سے انہیں بغیر کچھ کھائے وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بہت خوبصورت گرے کلر کی لانگ فراک میں تھی جس کے بازو نہیں تھے اور اگلا پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ جبران نے ایک پل کے لیے چونکا تھا، وہ کوئی اداس پری لگ رہی تھی، چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں سوج کر مزید پرکشش ہو گئی تھی۔ جبران کمرے سے نکلتے وقت یہ ڈریس اس کے منہ پر پھینک گیا تھا، اگر میری واپسی تک تم نے یہ نہیں پہنا تو میں خود پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی سے ڈر کر وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، سو اب وہ اس فراق میں گھبرائی سے کھڑی تھی، نہ جانے اب یہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا، پاکیزہ اس کی نظروں کی رفتگی سے اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارا تو بال کھل گئے۔ پاکیزہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ جبران کو اس کی یہ حرکت ناگوار لگی تھی۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچتی بالکل اس کے قریب آ گئی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں خوف واضح تھا، وہ بیچاری کل سے بھوکی تھی۔ احساس ہے تمہیں وہ بیچاری نہیں ہے؟ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی، اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے دے رہے ہو؟ یہ دوبارہ وہی نہیں آ گیا۔ اچھا، اس کو اپنے بابا سائیں کی نا باتیں ریلائز ہو رہی ہیں۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ہمارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہ گار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی، اس کی پکڑ خود پر ہلکی پا کر وہ فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ بھائی مجھے بچا لیں، عروسہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں ہو؟ ذوحان سائیں یہاں کوٹھے پر طوائف کی ساتھ۔ وہ دردناک چیخ کی آواز جبران کے کانوں میں سنائی تھی۔ وہ اچانک سے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ کیا ہوا عروسہ؟ بھائی عروسہ! وہ تکلیف سے دورہ ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ اس کے ابھی بھی کانوں پر تھے۔ اس سے یہ سارے پچھلے خیال آ رہے ہیں اپنی بہن کے۔ پاکیزہ اچانک سے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس کی طرف بڑی، یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے، شاید یہ وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لیں بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچاؤ۔ اٹھا ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی۔ عروسہ! وہ چیخا تھا پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئی تھی، جس کی دھاڑ پر کانپ گئی۔ تکلیف سے جبران کا خوبروح چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شہد رنگ نم سی آنکھیں کالی داڑھی آنکھوں سے ملی تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں گیلا پن تھا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے سن رہی تھی۔ میری عروسہ! جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ عروسہ کی موت کا دکھ اسے بھی تھا، مگر وہ ماں بننے والی تھی، یہ بات اس کی روح نکالنے کو کافی تھی۔ اس کے دل سے ٹھیس سی اٹھی تھی، آنکھوں میں ایک دم سے آنسو تیر گئے تھے۔ میں نے اسے بہن نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا، ہم بہت چھوٹے تھے جب اماں سائیں گزر گئی تھی، میں اور بابا
साईं से बहुत प्यार करते थे। वो हमारी गुड़िया थी, इस घर की रौनक, हमारी आंखों की ठंडक। जिब्रान की तकलीफ का अंदाज़ा इसके चेहरे से लगाया जा सकता था, जो ट्रांस की इसी कैफियत से बोल रहा था। बाबा साईं जब भी इसकी शादी की बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसे खुद से दूर भेजने का ख्याल ही मेरी जान निकालने को काफ़ी था। पता नहीं, पर मुझे बहुत पहले से ही ये एहसास होने लग गया था कि हमारी अरूसा, इसकी आंख से एक आंसू फिसला था। पाकिज़ा ने पहली बार किसी मर्द को रोते देखा था अपनी बहन के लिए। बेसाख्ता इसके दिल से हुक उठी थी, कितना खुश नसीब थी मरने वाली। बाबा साईं ने साथ वाले इलाके के चौधरियों में इसका रिश्ता देखकर पसंद कर लिया। बस इसके लिए वो हमारे पास रहेगी, जब चाहेंगी इसे मिल आएंगी, जब चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। पर वो जो किसी ट्रांस में बोल रहा था, अब इसने सामने बैठी पाकीज़ा को देखा। आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हुई थी। पर फिर वो मर गई, मार दी गई। इन जालिमों ने इसे मार दिया, इसके पेट में पलते नए वजूद को मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया। इसके लफ्ज़ पर बुरछी का काम कर रहे थे, जो पाकीज़ा का वजूद ज़ख्मी कर गए थे। इसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था, लफ्ज़ सिसक गए थे। इसे मार दिया, इसके बच्चे को मार दिया। सिर्फ एक तवाइफ के पीछे इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी, तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया। और मेरे बाबा कह रहे हैं मैं तुम पर तरस खाऊं? क्या तुम तरस के काबिल हो? तुम्हारा ख़ानदान माफ़ी के काबिल है? पाकीज़ा अपना सर झुका गई थी। नहीं पाकीज़ा अफरीदी, तुम लोग नफ़रत के काबिल है। तुम्हारे ख़ानदान का एक एक फ़र्द मेरी अरूसा के कत्ल में शामिल है, क्योंकि तुम लोगों ने ज़ुआन अफरीदी की असलियत छुपाई। गुनाह होता देख कर भी खामोश रहे। सबसे बड़ा कसूर तो तुम लोगों का है, फिर कैसे तुम बेकसूर हो? वो दहाड़ रहा था। पाकीज़ा सर झुकाए रो रही थी। तुम्हारा ख़ानदान अपने किए का बदला चुकाओगे? वो अपना चेहरा साफ करता सपाट लहजे में बोला था। अब वो अपने कपड़े झाड़ता खड़ा हो गया था। अपने स्याह रंग की शलवार कमीज पहने थे। अब वो कम पाकीज़ा का बाजू दबोचकर इसे खड़ा कर गया था। पाकीज़ा को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो इसे घसीटता नीचे ले आया था। चौधरी रहमान काज़मी वहाँ से जा चुके थे, सो वो इसे लेकर बाहर आया था। छोड़े, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप? मुझे छोड़े। मैं पाकीज़ा की आवाज़ को इग्नोर करता इसे पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में फेंक कर लाक लगा गया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो खाली सड़कों को देख कर घबराई हुई बोली। आगे से कोई जवाब नहीं आया। पाकीज़ा खौफज़दा नज़रों से बाहर देखने लगी, फिर जिब्रान का सपाट चेहरा देखने लगी। वो सख्ती से लब नीचे ड्राइविंग कर रहा था। कुशादा माथे पर ढेरों बाल थे। कोई नहीं कह सकता था ये मगरूर नकूश वाला इंसान कुछ देर पहले अपनी बहन के लिए रोया था। पाकीज़ा को बेसाख्ता इसकी और अपनी मुलाकात याद आई थी, जिस पे वो मुस्कुराया था। बेसाख्ता ही वो दोबारा इसके चेहरे देखने लगी। वहाँ सिर्फ संजीदगी और गुस्सा था। इसका चेहरा देखकर नहीं लगता था कि वो कभी मुस्कुराया भी होगा। जिब्रान साईं, आप हमें शट अप, जस्ट शट अप। आइंदा के बाद मुझे साईं मत कहना। मेरा नाम जिब्रान काज़मी, और तुम्हें मैं तुम्हारी सही जगह पर ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। घर रहोगी तो तुम मुझे बाबा साईं के साथ ज़बान दराज़ी पर मजबूर कर दोगी। जिब्रान की बात पर इसके होंठ नीं वाह हो गए थे। इसकी कोई भी बात पाकीज़ा को समझ नहीं आ रही थी। कौन सी जगह की वो बात कर रहा था? इसने चौधरी रहमान काज़मी से तो कभी बात तक नहीं की, फिर इसकी वजह से कैसे? वो भी सोच ही रही थी जब एक जगह पर आकर इसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। वो एक हवेली टाइप जगह थी, जिसे कोई फार्म हाउस। अब वो खुद गाड़ी से निकल कर इसकी तरफ बढ़ा था। पाकीज़ा को बहुत शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जिस तरफ का दरवाज़ा जिब्रान ने खोला था, वो इस तरफ से खिसक कर दूर होती दूसरे दरवाजे के साथ लग गई थी। ये इसकी तरफ से खुद को बचाने की छोटी सी कोशिश थी। जिब्रान इसकी इस हरकत पर सख्ती से दांत कुचकाने लगा। पाकीज़ा यूं बैठी थी कि इसके पाँव सीट पर जिब्रान की तरफ थे। जिब्रान की नज़र इसके नाजुक गुलाबी पैरों पर पड़ी हुई, इन्हें थामकर एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचने लगा। वो दूसरे ही पल कहीं डाल की माने कटी डाल की माने डोर की माने सीधा इसके मजबूत सीने से आ लगी थी। 1 मिनट के लिए पाकीज़ा का सर घूम गया था। जिब्रान इसकी हालत को इग्नोर किए इसके बाजू दबोच कर खड़ा किया और अपना साथ घसीटता अंदर ले गया। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था। वो न जाने कितनी राहदारियां अबूर करके इसे कमरे में ले आया था। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बतन बड़ा था। जहाजी साइड बेड के सामने ही सिटिंग के लिए एल की सूरत सोफे लगे हुए थे। वो इससे बेड पर पटक चुका था। पाकीज़ा घूमते सर के साथ बमुश्किल आसपास देखने लगी। पूरे कमरे में दोनों के सिवा कोई नहीं था। ये आप मुझे कहाँ लाए हैं? वो अपना सर थामती मुश्किल बोली थी। जिब्रान मुसलसल किसी को पुकार रहा था। हाय बॉडी। 3-4 लड़के एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। पाकीज़ा जो जिब्रान के जवाब की मुंतज़िर थी, अचानक इतने लड़कों को देखकर हैरान रह गई। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर लगा दी। खैर सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बताइए, मेरा मतलब तू इस लड़की की बात कर रहा था? हाँ, यही तुम लोगों का गिफ्ट। जिब्रान और इन लड़कों के अल्फाज सुनकर जैसे पाकीज़ा के सर पर सातों आसमान गिरे थे। वाह यार, ये हूर कहाँ से उठाए लाए हो? ये कहाँ से मिली? ये सच में हमारे लिए इस तरह तरह के जुमले पाकीज़ा के कानों में पड़ रहे थे। वो बेयकीनी से जिब्रान को देख रही थी। जिब्रान इसे नजरें चुरा कर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखना, तुम लोग शुरू करो। जिब्रान अपना फ़ोन साथ वाले लड़के को पकड़ा गया। बाकी 3 लड़कियों पाकीज़ा को सरता पाँव देखते इसकी तरफ बढ़े थे। पाकीज़ा तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी जिब्रान काज़मी ने इसके साथ क्या जो किया था। जिब्रान ऐसा मत करे, खुदारा ऐसा मत करे। जिब्रान जो दरवाजे की जानिब कदम उठा चुका था, पाकीज़ा की आवाज़ पर रुक गया, मगर पलटा नहीं था। वो लड़के अब इसके करीब पहुंच चुके थे। पाकीज़ा इनसे खौफज़दा हुई जिब्रान के पीछे भागने लगी कि एक लड़का इसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही हो हसीना? हमें अपने तवाफ तो करने दो। दूसरा लड़का इसके बालों को छूकर बोला था, नहीं दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान, मुझ पर जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान के अंदर इश्ताल सा
भरा हुआ था, इसे कैसे छोड़ दें। अब वो तीनों बाकी से इसके वजूद को छू रहे थे। नहीं नहीं बाबा साईं बचा लें मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाएं मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। तो यही लग रहा था न जाने कितने कीड़े मकोड़े इसके वजूद पर रेंग रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अब इन लड़कों के सामने गिड़ा रही थी। जिब्रान जब से अपनी मुठ्ठियाँ भीज गया था। वो लड़के बहरे बने अब इसे बेड पर धक्का दे चुके थे। जिब्रान साईं, वो पूरी जान से चीखी थी, बस रुक जाओ। जिब्रान की धाड़ पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक गए। जो चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था, वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देखा। क्या यार, अभी तो मज़ा आने लगा था, बस वो बहुत हो गया। इतनी वीडियो के लिए काफ़ी, और ये मेरा फार्म हाउस है, कोई फहाशी का अड्डा नहीं जाओ जहाँ तुम लोग मज़े करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों हड़बड़ाए थे। तूने खुद तो कहा था ये हमारे लिए है। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्ताल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरने लगा। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। हाँ तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात इन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। जिब्रान चौथे लड़के से अपना फ़ोन पकड़कर एक नज़र वीडियो को देखा, फिर ऐसे ही वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जुआन अफरीदी को इम्पेल कर दी। ये करके जैसे इसकी आग को तस्कीन मिली थी। पर ये सिर्फ इसे लगा था। वो फ़ोन जेब में डालकर इन लड़कों को देखा। इनकी पुश्त के पीछे बेड पर छुप गया था, जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। इनके बीच के पीछे बेड छुप गया था, जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। ऐसे यहाँ से सीधा कोठे छोड़ आना, और इस बात का खास ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आया। अब से ना मैं ऐसे इसे जानता हूँ, ना ये मुझे जानती है। हाँ अगर हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। वो सपाट लहजे में कह रहा था, चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ों से वो कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो एक मिनट भी रुका नहीं था। पीछे वो होश से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क़यामत आनी थी, पर पाकीज़ा के लिए क़यामत आ गई थी। जुहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफ़े से कॉफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, काली सनग्लासेस लगाए, वो सबसे अनजान अपनी ज़िंदगी में मगन लग रहा था। इस चेहरे का इसे एहसास तक नहीं था इस चीज़ का इसे एहसास तक नहीं था कि वो अपनी मासूम सी बहन को बेचकर नहीं दफना कर आया था। मैसी की ट्यून पर इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। अरीब बेगम अपनी किचन में अपने दिल पर हाथ रख के खड़ी थी। पाकीज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से ले गए थे, इस दिन इनको हार्ट अटैक हुआ था, और आज फिर इनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ़ को भांप लेती हैं। अल्लाह वो, या अल्लाह खैर मेरी बच्ची तो ठीक है ना, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, अल्लाह खैर। इससे पहले वो दर से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती मुलाजमा भागती हुई इनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे जब इनके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजी। चौधरी साहब, आपको कोई इम्पेल आई है, ईमेल ईमेल आई है। चौधरी साहब, आपको कोई ईमेल आई है। इनके मुलाजिम पास आकर इनके कान में बोला था, ठीक है तुम इसे खोल कर यहाँ टेबल पर रखो और ख़ुद जाकर जाहिद को देखो अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहब मोबाइल को एक नज़र का कहते फिर खुद लोगों की तरफ मुतवज्जे, नहीं नहीं बाबा साईं बचा लें मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे। जुहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचा लें मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। जुहान पूरे वजूद समेत शल हो गया था। वीडियो में 3 लड़के इसकी बहन के साथ मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गिर गया था। जर्मनी के चलते रोड की आवाज़ें अब इसे सुनाई नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचा लें मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकीज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। न जाने आज कैसे जुहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ था कि इसकी भी एक बहन थी जिसके साथ वो एक धार से फ़ोन पर पाँव मारता, फिर मुसलसल मारता, मगर पाकीज़ा की तकलीफ दया आवाज़ें अभी भी आना बंद नहीं हुई थी। मेरी बहन, मेरी पाकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। पाकीज़ा बहन, मेरी बहन, कोई बचाए मेरी बहन को, मेरी बहन। आसपास के लोग इसका हाल देखकर इसकी तरफ बढ़े थे। वो पागलों की तरह चीखता बेग के साथ अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया था। पाकीज़ा की दर्दनाक आवाज़ें इनके कानों में सूर की तरह फूंकी जा रही थी। नहीं नहीं बाबा साईं बचा लें मुझे। वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचा लें मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। वो एक टेक मोबाइल स्क्रीन को देख रहे थे। मोबाइल
टेबल पर पड़े होने की वजह से वहाँ मौजूद सब लोग आवाज़ सुनने के साथ साथ मोबाइल पर चलती वीडियो भी देख रहे थे, जहाँ 3 लड़के पाकीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएँ, आप लोगों की भी तो माँ बहनें होगी ना। वीडियो चल रही थी, इनका पूरा जिस्म की फालिज ज़्यादा मरीजों की तरह शल हो गया था। एक मुलाजिम होश में आता और आगे बढ़कर जल्दी से वीडियो बंद की। आया कि इसके मालिक की इज्जत का सवाल था। सब लोग मुँह पर हाथ रख चुके थे। चौधरी साहब, मैं उजड़ गया, मेरी बेटी उजड़ गई, वो मर गई, मेरी पाकीज़ा, मेरी पाक बेटी मर गई, मैं मर गया, सब ख़त्म, सब ख़त्म। इनकी हलक से आवाज़ ऐसे निकल रही थी जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही हो। अलबत्ता इनका चेहरा बाईं जानिब को मुड़ रहा था। सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि बाईं जानिब से इनका पूरा जिस्म मुड़ रहा था। अचानक वो सोफे से फिसल कर ज़मीन पर गिर गए। हर तरफ अंधेरा फैल गया। आवाज़ें, चौधरी साहब कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो। शोर क्या हो इस आदमी, किसी ने खुदकशी की है, कोई पुलिस को फ़ोन करे। नहीं, पहले एम्बुलेंस। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, मेरी पाकीज़ा, वो चीखो पुकार, अंधेरा, वाल कला की आवाज़ें। टक टिक टिक, इसने आहिस्ता से आंखें खोली। ये रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मूंद गई। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा, मदम सी कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर से आहिस्ता से आंखें खोली। इस पर रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। बाबा, पाकीज़ा। दाएं तरफ इसे फिर पुकारा गया। इसने बमुश्किल अपनी नज़रें दाईं जानिब मोड़ी थी। वहाँ कोई था। वो घर आते ही अरूसा के कमरे में गया था। खाली था, मगर अरूसा की खुशबुएं इसके वहाँ होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता इसकी बेड पर बैठ के, तुम्हारा बदला मैंने ले लिया अरूसा, वो आहिस्ता से थका थका बोला। आंखें एक पल में नम हो गई। वो वीडियो देखकर जुहान और इसका बाप दोनों मर जाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर कहका लगाकर हंसता, मगर फिर इसकी हंसी इसके चेहरे से रुखसत होती हुई हैरानी छोड़ गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया। अरूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमईन नहीं हूँ। मेरे एहसास जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम गया। इसके पास एक कार्टन का बॉक्स पड़ा था जिसमें अरूसा को वो सामान था जो इसके ससुराल से आया था। वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए कार्टन में से सामान निकालने लग गया। हाँ, ये खाने वाली डिश उठाओ और मेरे साथ चलो। चौधरी रहमान काज़मी मुलाजमों को कह कर जिब्रान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा गई जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाज़ा के पास पहुंचकर जब दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गए। वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह देते, मगर वहाँ कोई उसको जगाते, मगर वहाँ था ही कोई। इनका दिमाग घूम गया। वो तेज़ से कदम चलते कमरे से बाहर निकला है। मुलाजिमा बस इनको पूछ तकती रह गई। चौधरी साहब के कदम अब अरूसा के कमरे की तरफ से। दरवाज़ा पहले ही से खुला था। वो चलते अंदर आए। सामने इस फैज़ पढ़ते चेहरे के साथ खड़ा था। इसके हाथ में कोई किताब थी, शायद वो अरूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ कि कोई बाप इतनी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर, वो कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती। खाली सफ़ा, मैं आज बहुत उदास थी। जुहान किसी लड़की से बात कर रहे थे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि अब वो काफ़ी बदल गए थे। वो मुझे डांटते हैं, मुझे डर लगता है अब इनसे। अभी कुछ देर पहले मैं रो रही थी जब पाकीज़ा मेरे पास आई। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मेरी गुड़िया, बहुत छोटा दिल है इसका। यार रोना आ रहा है। मैंने अपने आंसू साफ करके इसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। वो वापिस आई, आप अपने सारे आंसू मुझे दे दें, अपने सारे काम मुझे दे दो, अपने सारे काम मुझे दे दो, बस रोया ना करो। रोना सिर्फ मेरी किस्मत में, आपकी नहीं। इसके लफ्ज़ों पर मैंने इसे अपने गले लगा लिया। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा। आज पाकीज़ा को जुहान ने कमरे में बंद कर दिया है। वो बेचारी कल से रात से भूखी हैं। खाली सफ़ा, आज पाकीज़ा को बाबा साईं ने बहुत डांटा। वो इसे मनहूस कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। खाली सफ़ा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अभी पता चला, मगर मैंने अभी किसी को नहीं बताया। कहते हैं माँ बनने के बाद जो भी पहली दुआ करो वो कबूल होती है। तो मैंने पाकीज़ा के लिए दुआ की, अल्लाह साईं के इसे कभी कोई गम ना दे, इसे ढेरों खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी इससे लगा दे। वो मुझे जिब्रान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती हैं। वो इसी प्यारी सी कांच की गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल इंसान है। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा, सारे खाली सफ़े। डायरी आगे नहीं लिखी थी। डायरी पर जिब्रान की पकड़ हल्की होती हुई तो डायरी नीचे गिर गई। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिज़र्व करती हैं। वो इसी प्यारी सी गुड़िया, कांच की गुड़िया को बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरे रखते थे। वो बहुत नरम दिल इंसान है। मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे, मेरा कसूर क्या है? वो बहुत नरम दिल के इंसान है। नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान का सर चकरा गया। एकदम से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती हैं। जिब्रान साईं, इसकी दर्दनाक चीख किसके कानों में गूंजी थी। जिब्रान, जिब्रान, तुम सुन क्यों नहीं रहे? इसे होश तब आया जब सामने खड़ी चौधरी साहब ने इसे कंधों से थाम कर झंझोड़ा था। वो धुंधली पड़ती बसारत से इन्हें देखने लगा। वो लड़की कहाँ है जिब्रान? वो कहाँ है? इन्हें कुछ बहुत ही गलत होने का एहसास हो रहा था।
وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہیں، بہت نرم دل کے انسان ہے۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی لفظ گونجے تھے جس سے عروسہ خود ہی سے ڈائری پڑھ کر سنا رہی ہو۔ نہیں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں۔ عروسہ چودھری صاحب اس کی حالت پر چونکے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ جبران سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ چاروں اسی کمرے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا لڑکا بولا۔ جیسے جبران نے کہا ہے کوٹھے پر لے چلتے ہیں، دوسرا کندھے اچکا کر بولا تھا، لیکن یار یہ بہت پیاری ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں پھل پکڑ کر کھا جائے، اب اسے کھانا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا چھوٹا تھا۔ پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چوتھے لڑکے نے اس کی بات میں ٹکرا لگایا تھا، پہلا منہ بنا کر رہ گیا۔ چل اب اسے اٹھا اور پھر کوٹھے پر چلیں، چندہ بائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھے کی بات سن کر اب دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سب سے بے نیاز بس چیخ سن رہا تھا، پاکیزہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میری گڑیا مجھے معاف کر دو، کوئی میری بہن کو بچائے، پلیز پلیز کوئی اسے بچائے۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، اس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اب بے بسی سے رو رہا تھا، دکھنے والے کو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، میں تمہاری بچے کی ماں ہوں، عروسہ ٹوٹتی سانسوں میں کہہ رہی تھی جب ایک ہچکی سے خاموش کروا گئی۔ آدھا ادھورا تقریر دہ منظر اسے یاد آیا تھا، وہ تڑپ گیا۔ سوہان سائیں آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دھیمی تکلیف سے بھری آواز سن کر وہ فوراً اسے اپنا سر اٹھا کر سامنے روڈ کو دیکھا جہاں عروسہ سفید فراق میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار سوہان افریدی کو عروسہ کالی یا بدصورت نہیں لگی تھی، آج وہ اسے اپنی لگی تھی، بہت خاص اپنی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے، وہ اب بے یقینی سے روڈ پر کھڑی عروسہ کو دیکھ رہا تھا، حسرت سے، معذرت سے، محبت سے۔ عروسہ تم زندہ ہو، میرا بچہ ابھی۔ وہ ایک پل کے لیے سب بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک طرف سے فل سپیڈ میں چلتا پٹرول کا ٹینکر آ رہا تھا، سوہان کی بے ساختہ نظر اس پر گئی تھی۔ عروسہ ہٹو، عروسہ پیچھے ہٹو، عروسہ! وہ کہنے کے ساتھ ہی روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ سب پلک جھپکنے کی دیر میں ہوا تھا، اچانک سے شور اٹھا تھا۔ پٹرول کا ٹینکر سوہان کو بری طرح سے زخمی کر گیا تھا، اس کے سر سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ بس دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑی عروسہ کو دیکھ رہا تھا، جو ٹینکر گزرنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ سانسوں نے اسے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس کی سانسیں ختم ہوتی عروسہ کی کاپی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ شوبی کے پتہ نہیں اب کاپی۔ چودھری صاحب! ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، سب لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب چودھری صاحب کو ہسپتال لے گئے تھے۔ ارج بیگم عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھی، ان کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ملازمہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ارج بیگم کی دوائیاں تھیں۔ بڑی بیوی یہ دوائی کھا لیں۔ وہ سر ہلا کر دوائی رکھنے کا اشارہ کرتی پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ وہ جناباز کے پاس پڑے چھوٹے ٹیبل کی ایک سائڈ پر دودھ کا گلاس اور دوائی رکھ گئی۔ اس چھوٹے ٹیبل پر سپارے اور یاسین پڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ اب کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، آیا کہ وہ چودھری صاحب کو بتائے یا نہ بتائے۔ ارج بیگم تسبیح مکمل کرتی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، اللہ پاک میری بچی کی حفاظت فرما، میں نے اسے آپ کی امان میں دیا۔ یہ دعا انہوں نے لب ہلائے بغیر کی تھی۔ اب وہ دعا مکمل کر کے منہ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ملازمہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی، وہ اس کی بے چینی کو بھانپ گئی تھی، سو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا سائمہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سب ٹھیک تو ہیں؟ وہ فل سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کشادہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے، وہ لب بھیجے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہیں، وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ چودھری صاحب کے کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر گاڑی کچے راستے پر اتار گیا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بات کی ہی حیا کر لیتے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ تم اس نکاح کو مانو یا نہ مانو، یہ سچ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ افسوس، تم نے اپنی عزت، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کی عزت، اپنی حیات دوستوں میں نیلام کر دی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو کبھی نہیں کی تھی جبران کی آنکھوں کے آگے بار بار نمی آ رہی تھی، جسے وہ دائیں ہاتھ سے بار بار رگڑتا گاڑی بھگا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ بہت معصوم ہے۔ آئی سوہان نے اسے کمرے میں بند کر دیا، وہ صبح سے بھوکی ہیں جبران، وہ بیچاری 2 دن سے بھوکی ہیں، تمہیں احساس ہے؟ چھوڑیں مجھے۔ آہ نہیں! اس سے ڈرائیو کرنا محال ہو رہا تھا، خود اذیت کی تیز لہر اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی، نہ جانے کس کس کے جملے اس کے کانوں میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے چکروں میں حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کار کو بریک لگاتا، وہ اس وقت چندہ بائی کے کوٹھے کے سامنے تھا۔ وہ بڑی ہمت سے
कार रोक के निकला था। पूरी जिस्म हरकत करने से इनकारी था, पर फिर भी वो खुद को घसीट कर इस फहाशी के अड्डे पर लाया था। एक मासूम बेकसूर जान इसकी वजह से आज इस अड्डे पर मौजूद थी। उस लब सख्ती से भींच गया। अब तक वो लड़के पाकिज़ा को अड्डे में छोड़ गए होंगे, यही सोचकर वो सीधे यहाँ आया था। वो बड़ी हिम्मत से मुर्दा कदम चलता पहली बार इस दहलीज को पार कर गया था। हर तरफ रंगो बू का आलम था। नई नई लड़कियां रंग बिरंगे अजीब किस्म के लिबास पहने दावत नज़ारा बनी हुई थी। अमीर बापों के बिगड़े बेटे अक्सर यहीं पाए जाते थे। एक लड़की जिब्रान को देखकर बड़ी अदा से इसकी तरफ बड़ी थी। इसने ब्लैक नेट का मगरबी तर्ज में घुटनों तक आता टॉप पहना हुआ था, जिसमें इसका आधा जिस्म बरहना था। मुझे देखो, अपनी तलाश भूल जाओगे प्रिंस चार्मिंग, वो लड़की जिब्रान के सामने आकर कहती, जिस पर जिब्रान बेध्यानी में इसकी तरफ देखा। वो बाकी से मुस्कुरा रही थी। जिब्रान फौरन से नजरें फेर ली। इस लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत महंगी लड़की थी, जिसके ख्वाब तो सब देखते थे, पर हासिल सिर्फ पैसे वाले ही करते थे। जिब्रान वहाँ से जाने लगा कि उस लड़की ने जिब्रान का हाथ थाम लिया। ना ना, तुम यहाँ नहीं नए लगते हो, शायद इसलिए शर्मा गए, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी शर्म वो अभी भी बो रही थी जब जिब्रान पलट कर इसकी गर्दन दबोच गया। आह, इसके हलक से कराह निकली थी। अपने औकात में रहो घटिया लड़की, वरना तुम्हारी इस नापाक बदसूरत वजूद को यही ज़मीन पर धंसा दूंगी। इसकी धाड़ में वार्निंग थी। सामने वाली लड़की पूरे वजूद समेत कांप गई। तुम्हारी मालिक कहाँ है? अब वो इसे खुद से दूर धकेल कर हाथ झाड़कर पूछ रहा था। वो वहाँ वो कपकपा कर बोली थी। जिब्रान के गुस्से और तकलीफ से सख्त सुर्ख होती आंखें किसी को भी कपकपाने पर मजबूर कर सकती थी। जिब्रान इस पर दूसरे रूम नज़र डाले बगैर दूसरी तरफ चल पड़ा था। वो लड़की से दूर तक जाता देखती रही थी। क्या हुआ राहत, सब ठीक तो है? राहत की होंको जैसी शक्ल देखकर इसकी दोस्त इसके पास आई थी। सलमा, मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कोई शक है? राहत की बात पर सलमा कंधे झुकाकर बोली। अगर कोई शक है तो जरा कम पैसे वाले लोगों पर राजी होकर देख, तेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार देंगे। हाँ हाँ, सलमा आखिर में आग दबाकर कहती कहका लगा गई थी, पर राहत ने नहीं हंसी थी। इसकी नज़र जिब्रान काज़मी की पुश्त पर थी, जो इसे बदसूरत, घटिया और न जाने क्या क्या कह कर गया था। यह पहला इंसान था जिसने इसे दूसरी मर्तबा देखना भी गवारा नहीं किया था। इससे बेसाख्ता जुआन अफरीदी याद आया था। इससे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दे, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, वो दूसरा आदमी नई लड़की को लेकर गया है, वो भी देख ले, जिंदा है ना। आखिर बात पर वो कहका लगा गई थी। चंदाबाई ने मुंह में पान दबाया था, जैसे वो बार बार अपने पास पड़े बर्तन में थूक रही थी। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की साड़ी में थी। इसने बालों का जूड़ा बनाकर इसमें एक सुर्ख गुलाब लगाया था। जिब्रान अंदर दाखिल हुआ तो पान की बदबू का भभूका इसकी नाक से टकराया। वो दाएं हाथ में हवा में लहराकर बदबू का असर ज़ाहिर कर रहा था। गुस्से से इसके माथे और गर्दन की शरेयानें फूल रही थी। चंदाबाई आहट पर आने वाले को देखती, आइए आइए चौधरी साहब। चंदाबाई एक नज़र में ही चौधरी जिब्रान काज़मी को पहचान गई थी। इसका लंबा मजबूत वजूद, रौब, दबदबा और चेहरे के मगरूर नकूश इसके बिन बताए ही इसका तारुफ करवा रहे थे। वो अपनी जगह से उछल कर खड़ी हो गई थी। जिब्रान पहले इस औरत को, फिर इसके साथ खड़े दोनों आदमियों को देखता। चंदाबाई इसका सपाट चेहरा देखकर अपना हलक तार करने लगी। चौधरी साहब, आप बताएं, आपके लिए क्या मंगवाएं? जूस, शराब या शबाब? इसके आखिरी लफ्ज़ जू माने थे। जिब्रान का दिमाग घूम गया। कुछ देर पहले यहाँ जो लड़की आई है वो कहाँ है? वो बड़े ज़ब्त से पूछ रहा था। चंदाबाई नासमझी से इसे देखने लगी, फिर माथा सहलाकर पीछे खड़े आदमी को देखा। वो ऊपर कमरे में है। इस आदमी के अल्फाज जिब्रान के चेहरे के रंग बदल गए थे। वो यहाँ आया तो था, लेकिन इसकी दुआ थी कि वो पाकीज़ा लड़की इस गंदगी से बुरी जगह पर ना हो। पर होने को कौन टाल सकता है? और इसके हाथ साथ वो लड़का भी। ऊपर कहाँ है वो लड़का? वो इसकी बात अंदर ही काट कर धाड़ा था, फिर साथ ही की तरफ बाहर की तरफ भागा था। चंदाबाई और दो आदमी दोनों नासमझी से जिब्रान के पीछे भागे थे। जिब्रान ऊपर पहुंचा तो पीछे के आदमी को देखा। कौन सा कमरा है? इसकी जबान पहली बार लड़खड़ाई। आंखों में वाज़ेह खौफ था। वो तीसरा, पर आप इस तरह नहीं। वो आदमी हाँफता हुआ बोला था कि एक बार फिर जिब्रान इसकी बात इग्नोर करता तीसरे कमरे की तरफ भागा था। इससे पहले वो दरवाज़ा तोड़ता अंदर से दरवाज़ा खोलकर एक लड़का बाहर आया था। इसके चेहरे पर सरशारी की चमक थी, लेकिन वो जिब्रान को देखकर हैरान हुआ था। जिब्रान दूसरे ही पल इसका कॉलर थाम कर जोरदार पंच इसकी नाक पर मारता। वो लड़का तकलीफ से दौरा हो गया। ये मंजर देखकर चंदाबाई के चारों तबक रोशन हुए थे। वो हड़बड़ाती इनके पीछे आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे छूने की? आज छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो लड़का तकलीफ से चीखा था। चौधरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दें इस बेचारे को, मैं आपको इस अच्छी लड़की दे दूंगी, बिल्कुल अनछुई। चंदाबाई जितना समझ सकी थी इस हिसाब से बोली थी। जिब्रान जख्मी शेर की तरह लग रहा था, अलबत्ता कोई इसकी आंखों पर गौर करता तो वहाँ आंसू थे, कुछ खोने के, बेबसी के, तकलीफ के। वो इस लड़के को अच्छा खासा जख्मी करके वहीं राहदारी में फेंकता गहरे गहरे सांस ले रहा था। आसपास सब लोग कमरों से बाहर आ गए थे। अब जिब्रान की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे में दाखिल होने की। मजबूत जिस्म इशाल से कपकपा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। काश अंदर मौजूद लड़की पाकीज़ा ना हो। इसका दिल
दुआ दे रहा था, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मुझ पर रहम कर। इसके अलावा पहली बार सिसके वो सुर्ख चेहरे समेत आंखें मेज का दोबारा खोलता, जैसे खुद में हिम्मत पैदा कर रहा था। इसने दाएं हाथ दरवाजे पर रखा, चर की आवाज़ से दरवाज़ा खोला था। धक 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 इसका दिल सीने से बाहर आने को मचल उठा था। मुर्दा कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सरापा, लट्ठे की तरह सफेद पड़ता चेहरा, बेसाख्ता जिब्रान के लब नीम वाह हुए थे। बाईं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। जिंदगी के किसी के लिए नहीं रुकती, इसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगा कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज़ इनके कानों से टकराई। वो चारों हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखने लगे। ये पुलिस को किसने बुलाया है? वो सब बोले थे, हैरान हुए थे। कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? पहला लड़का सर थाम कर बैठ गया। क्या मतलब? चौथा लड़का अभी भी हैरान हुआ। ये लड़की न जाने कौन है। अगर इस मामले में हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाज़ तेज़ हो गई थी। हमें जिब्रान को फ़ोन करना चाहिए। दूसरा लड़का बौखलाकर फ़ोन उठाने लगा। तुम पागल हो? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज़ में खराया। बहस में वक्त ज़ाया करने से बेहतर हम पिछले दरवाजे से निकल जाएं। तीसरा लड़का सबको झंझोड़ कर होश दिलाता चीखा था। सब होश में आते अब पिछले दरवाजे की तरफ भागे थे। पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया था। जहाजी साइड बेड पर पाकीज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकीज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज़ करीब आ रही थी। धम से दरवाज़ा खुला था। चौधरी नामान काज़मी अंदर की तरफ भागे थे। पीछे पुलिस के 2 मेंबरान भी अंदर दाखिल हुए थे। पाकीज़ा को सही सलामत देखकर इनके सीने से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ था। वो वही सामने पड़े सोफे पर ढह गए। इनकी आंखें नम थी। सुकून की एक लहर इनके अंदर तक उतर गई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तेरे सिवा कोई इस्तों का मुहाफिज नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो आवाज़ बुलंद बोले थे। सब पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे। सर यहाँ कोई नहीं है। सर शायद वो लोग पिछले दरवाजे से भाग गए हैं। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल होते हुए बोले। एएसपी राशिद इस बात में सर हिलाया। कोई इनका पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, इनका पता चल ही जाएगा। चौधरी साहब, हमें इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश हैं। एएसपी की बात पर चौधरी साहब इस बात में सर हिलाकर गहरा सांस भरते खड़े हुए थे। जिब्रान की सारी बात सुनकर वो इससे अच्छी खासी सुनाने के बाद पुलिस को फ़ोन करते खुद भी जल्दी में फार्म हाउस के लिए निकले थे। अभी जिब्रान की फिक्र हो रही थी, न जाने वो कहाँ होगा। वो जेब से फ़ोन निकाल कर इसे काल मिलाते वो फ़ोन कान को लगा लिया उसने। खामोश फिजा में मोबाइल की ट्यून बजी थी। इसकी शल वजूद में हल्की सी हरकत हुई थी। वो शल से कैफियत में जेब से फ़ोन निकाल कर कान को लगाया। जिब्रान, पाकीज़ा हमें मिल गई। अल्फाज थे या ज़िंदगी की नवीदी। इसकी दोनों शल आंखें एक साथ झलक गई थी। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। मजबूत जिसामत, मगरूर नक्कुश वाला चौधरी। सामने खड़ी लड़की हैरत से इसे देख रही थी। वो कोई और थी, न जाने कौन थी। जिब्रान की आंखें अब झुक गई थी। पहले इसकी आंखें पथरा गई थी, बल्कि वो खुद पथरा गया था। इसे रब के इस करम पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब चौधरी साहब की कॉल पर वो होश में आया था। वो उल्टे कदम बाहर निकल आया था। सब इसका ये रूप भी हैरत से देख रहे थे। कुछ देर पहले वो भंवरा शेर बना हुआ था, जैसे वो हर शय तबाह कर देगा, पर अब वो बिल्कुल खामोश था। वो जिसके पास से भी गुजर रहा था, वो पलट कर इसे जाता देख रहा था। अचानक वो सीढ़ियों के दहाने पर रुका था। इसने अपना झुका सर उठाया था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो सुर्ख आंखों से आसमान को देखता। बेशक इज्जत और जिल्लत इस खुदा के ही अख्तियार में। इसके अंदर से आवाज़ आई थी। वो पूरे कद समेत वहीं सीढ़ियों के दहाने पर सजदे में गिर गया था। इसे कुछ नहीं याद था कि किबला किस रुख है, ये कौन सी जगह है। वो बस खुदा के मुआजिज़े पर बेयकीन था। इसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे थे। वो किस तरह, किस अंदाज में अपने रब का शुक्र अदा करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखें रो रही थी और रब खामोश थे। वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुल गए थे। चंदाबाई का हाथ भी यकीनी से मुंह तक गया था। वो इंसान किस नापाक जगह पर अल्लाह से हम कलाम हुआ था। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ। तेरे इस करम पर तेरा कैसे शुक्र अदा करूँ। बेशक तू इज़्ज़तों का रखवाला है। वो गिड़गिड़ा रहा था। इसे सब देख रहे थे। यकटक राहत इसकी बिल्कुल सामने थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही थी। इसे कुछ देर पहले ही जुहान की मौत की खबर मिली थी। वो उदास थी, गमगीन थी, लेकिन अब वो जिब्रान को इस नापाक जगह पर खुदा के सामने गिड़गिड़ाता देख रही थी। बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके दिल भी यही किया कि खुदा के सामने रोए गिड़गिड़ाए। वो किस दोज़ख में फंस गई थी। बेशक वो एक तवाइफ थी, लेकिन हर एक लड़की की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी अपना घर बसाए, कोई इससे भी इज्जत से निकाह करे। इससे सिर्फ जुहान से ही ये उम्मीद थी, पर अब वो तो मर गया था। वो भी जी के क्या करेगी? लोगों के दिल बहलाएगी या फिर कहीं बसे बसाए घर उजाड़ेगी, जैसे इसने अरूसा को उजाड़ा। वो रोती हुई मुंह पर हाथ रख के उल्टे कदम वापस भागी थी। सामने फाला-ए-ज़दा अरीज बेगम हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमाती कुछ पढ़ रही थी। सामने फाला-ए-ज़दा चौधरी शुजात अफरीदी अस्पताल के बेड पर पड़े थे। अरीज बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर पहले इन पर एक नहीं 2 क़यामतें टूटी थी। वो अभी अपनी मुलाज़िमा से पूछ रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाज़िमा भागी आई कि इसके हाथ में फ़ोन था। जुहान की मौत की खबर इन पर बिजली बनकर टूटी थी। वो जैसा भी था, इनका इकलौता बेटा था। वो मुँह हाथ पर हाथ रखे वहीं बेड पर बैठ गई थी। 2 दिन तक जुहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो अभी भी सँभली नहीं थी कि मुलाज़िमा ने इन्हें चौधरी शुजात काज़मी की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया था। गम से इनका दिल फट गया। अगर इन अब फट जाता अगर इनके दिल में अल्लाह मोहब्बत
या अल्लाह का सहारा ना होता। वो बड़ी हिम्मत से अपने सरताज के सराहाने बैठी, इन्हें पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि इनको फालिज का मेजर अटैक हुआ है, अब वो सारी ज़िंदगी बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। चौधरी साहब को अभी होश नहीं आई थी। जिब्रान काज़मी अस्पताल की राहदारी में चला आ रहा था। सामने ही चौधरी शुजात अफरीदी खड़े थे। वो अपने बेटे की हालत देखकर इसकी तरफ आए थे। जिब्रान इनका सहारा पाते ही इनके गले लग गया था। बाबा साईं, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ। अब रो नहीं रहा था, बस अपने किए पर शर्मिंदा था। चौधरी साहब इसे खुद से जुदा करके इसके कंधे थपथपाते, अल्लाह ने तुम पर करम किया है जिब्रान, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ गलत नहीं हुआ, और माफ़ी मांगनी है तो पाकीज़ा से मांगो, मुझसे नहीं। पाकीज़ा का नाम सुनकर इसका दिल धड़का था, इसकी आंखें इसका चेहरा देखने को तड़पी थी। जिब्रान को साथ लिए वो खुद ही पाकीज़ा के रूम की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल रहा था। जिब्रान बेसाख्ता ही इसकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ डॉक्टर, वो कैसी हैं? डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर जिब्रान परेशान हुआ था। वो कोमा में चली गई। इनके सर के पीछे वाले हिस्से पर अंदरूनी गहरी चोट आई है। वो बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई और कोमा में चली गई हैं। चौधरी साहब ने जिब्रान के कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया था। वो अब होश में कब आएगी? चौधरी साहब खुद डॉक्टर से मुखातिब हुए थे। कुछ नहीं कह सकते। 2 दिन, 3 माह, 1 साल, या डॉक्टर का आधा अधूरा जुमला जिब्रान और चौधरी साहब को सब समझा गया था। अगर वो खुद चाहें तो जल्द होश में आ सकती हैं। डॉक्टर ने तसल्ली देकर वहाँ से खुद चला गया था। मकाफ़ात अमल इंसान को दुनिया में ही मिल जाता है। ज़ालिम मज़लूम पर जितने मर्ज़ी जुल्म कर ले, पर जुल्म की रस्सी ज़्यादा दराज़ नहीं होती। अल्लाह जब चाहे वो रस्सी खींच लेता है। फिर ज़ालिम अपने किए पर खुद ही फंस जाता है, और ऐसा फंसता है कि दुनिया इसका तमाशा देखती है। जैसे चौधरी शुजात अफरीदी का तमाशा दुनिया ने देखा, जैसे जुहान अफरीदी दर्दनाक मौत मरा, या जैसे राहत ने इसी कोठे से कूद कर खुदकशी कर ली जहाँ वो पूरी उम्र तवाइफ बनकर फांसी का काम करती रही। और जिब्रान वो खुद निकला था अपनी बहन का बदला लेने, ये भूल कर कि खुदा ऊपर बैठा सब देख रहा है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। लेकिन इसने जज्बातियत में एक मासूम जान पर भी जान जुल्म की, और इसकी सज़ा इसने भी पा ली। पाकीज़ा से 2 साल की जुदाई पाकर, इन 2 सालों में इसने पाकीज़ा से टूट कर मोहब्बत की थी। वो इसकी तलब में पल पल तड़पा था। अंधेर वॉल क्लॉक की आवाज़ें टिक टिक टिक, इसने आहिस्ता से आंखें खोली थी। रोशनी इसकी आंखों में छुपी थी। वो फिर से आंखें मूंद गई। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा, मदम सी कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आहिस्ता से आंखें खोली। इस बार रोशनी ने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी थी। पाकीज़ा, दाएं तरफ इसे पुकारा गया था। इसने बमुश्किल अपनी नज़रें दाएं जाने मोड़ी थी। वहाँ कोई नहीं था। शायद रंग की आंखों में आंसू की नमी चमकी थी। पाकीज़ा ने पलक झपकर इसे फिर से देखा था। माथे पर बिखरे बाल, मगरूर नकूश, गहरी मूछें और साथ गहरी दाढ़ी। वो काफ़ी बदल गया था। वो काले रंग में कॉटन की शलवार कमीज पहने हुआ था, जिस पर बेतहाशा बाल पड़े हुए थे। इसके एक कंधे पर सकीन शाल लटक रही थी। वो बिखरे हाल में था और बस इसे तक रहा था, यकटक। इसके चेहरे पर अब वो तमकनत नहीं थी जो हर वक्त नजर आती थी। सामने वाला इसकी आंखों के सर्दपन से खौफजदा हो जाता, पर अब ऐसा नहीं था। वो सहरा की मानो प्यासी निगाहों से पाकीज़ा की काली सी आंखों में देख रहा था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? जिब्रान के लब हिले थे। मुझ पर ये जुल्म मत करे जिब्रान, गुजरे वक्त में कहे पाकीज़ा जुमले वही कहीं गूंजे थे। 2 साल, 1 महीना, 3 साल, और फिर 13 घंटे गुजारने के बाद, 2 साल, 1 महीना, 3 दिन, और फिर 13 घंटे गुजारने के बाद अब 1 बजकर 45 मिनट पर तुमने आंखें खोली हैं। 2 साल, 1 महीना, 3 दिन और 13 घंटे, एक एक पल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। एक एक पल तड़पा हूँ तुम्हारी तलब में। वो पाकीज़ा की यकटक इस ज़ालिम शहज़ादे की बिखरी हालत को देख रही थी। वो बोलते-बोलते चुप कर गया था। आंसुओं का गोला इसकी हलक में फंसा था। बेहद सुर्ख आंखें बरसने को तैयार थी। वो लब भींच कर अपना सर झुका गया था। मैं तुमसे, वो खुद पर ज़ब्त करता सर उठाकर वापस इसकी नम होती आंखों में देखकर लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। जिब्रान काज़मी, छोड़ें मुझे, मैंने कहा छोड़ें। तुम खामोशी से इस वक्त सिर्फ मेरी तलब पूरी करो। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब ये मुमकिन नहीं। मुझे जाने दे, मुझ पर रहम करें, अभी ये शुरुआत है। पाकीज़ा अफरीदी, तुम बस देखती जाओ, आगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस मकाम पर खड़ा कर दूंगा कि मौत को करीब से देखोगी। नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान। जिब्रान, मुझ पर यह जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान साईं, गुजरे वक्त के अज़ीज़नाक लम्हे दोनों को एक साथ याद आए थे। पाकीज़ा की आंख से आंसू झलक कर कनपटी में जज़ब हो गया। जिब्रान की आंखें भी बेसाख्ता ही छलकी थी। वो जानता था जो वो कर चुका है इसकी माफ़ी से कभी नहीं मिलेगी। कुछ पल यूं ही खामोशी के नाम हो गए थे। वो सर झुकाकर इसके सामने दोनों हाथ जोड़ देता। ये मंजर पाकीज़ा के लब से सिका गया था। इसके लब खुश्क लब वाह हुए थे। जिब्रान अब वहाँ रुका नहीं था। पाकीज़ा इसे बाहर निकले देख रही थी। जिब्रान, इसके लबों से धीमी आवाज़ निकली थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर भागते हुए अंदर आए थे। शायद जिब्रान ने डॉक्टर को भेजा था। देखते ही देखते सब पाकीज़ा के पास आ गए थे। अरीज बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बच्ची का बार बार सर चूम रही थी। सामने ही चौधरी शुजात अफरीदी भी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे नम आंखों से पाकीज़ा को देख रहे थे। इनका बायां हिस्सा फाली ज़दा था, मुंह भी टेढ़ा हो गया था। इनकी ये हालत देखकर पाकीज़ा रोने लग गई थी। चौधरी रहमान काज़मी भी इसके सर पर प्यार देकर इसका हाल पूछ रहे थे। वहाँ सब थे सिवाय इसके।
وہ وہاں سے ایسا گیا تھا کہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ آج اسے گھر آئے 5واں دن تھا، وہ اپنے گھر آئی تھی۔ وہ جو 2 سالوں میں ایک ایک پل اس کے پاس رہا تھا، آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی، اس نے گرے رنگ کی سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سفید دودھی رنگت سرخ رنگ میں اب زردی مل گئی تھی، خوبصورت آنکھوں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے، گلابی لب خشک تھے، وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ ہاں البتہ بال اس کی کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچر لگا گئی، پھر سامنے ڈریسنگ پر اپنے ٹوٹ کر گرے کالے بالوں کو دیکھتی اس کا دل برا ہوا تھا، لیکن خیر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہو جائیں گے۔ اس نے یہ صرف سوچا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی، وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف کے دروازے کو دیکھتی، دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہیئر برش چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ جبران تھا، جبران کاظمی، سکن پینٹ پر بلیک شرٹ، اوپر سکن کلر کی کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جبران سپاٹ چہرے سے اسے وہیں رک کر دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں وہی تڑپ تھی، وہی طلب تھی۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، کون کون اسے ملنے آیا، کیا کیا بات کی، اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے جبران کاظمی کے۔ ان 2 سالوں میں اس کی ہر ملاقات، ہر بات اسے یاد تھی، بس وہی تو یاد تھی۔ وہ کب کب رویا، کب کب معافی مانگی، کب تک اس کے سرانے بیٹھا اسے تکتا رہا، اسے سب یاد تھا۔ پاکیزہ نے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ گہری داڑھی مونچھ کی وجہ سے وہ اور روبدار اور مغرور لگتا تھا۔ پاکیزہ اپنا حلق تر کرتی اس سے نظریں چرا گئی۔ جبران اپنے خود کو کمپوز کرتا اب اس کی طرف بڑھا تھا۔ جبران اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا، اس کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سا گیا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کے چوڑے وجود کے سامنے پیچھے بالکل چھپ سا گیا تھا۔ جبران ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامنے لگا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جبران نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اسے ساتھ لیے بیڈ کے پاس لایا، پھر اسے وہاں بٹھا دیا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے لب واہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جبران آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ پاکیزہ وہیں شل سی ہو گئی۔ جبران کے چہرے کا رخ دائیں جانب تھا۔ پاکیزہ کو اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ پاکیزہ میری زندگی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ قابل معافی نہیں، پر تمہارا دل تو بہت پیارا ہے، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آپ ایسا مت کہیں سائیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پاکیزہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر جبران اس کی گود سے اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ پاکیزہ اس کا چہرہ دیکھتی جو اس آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ جبران سائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ روئیں نہیں۔ پاکیزہ اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کو ٹھنڈا لمس پا کر وہ ایک پل کے لیے آنکھیں موند کر کھولی۔ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو کر مزید نشیلی لگ رہی تھی۔ جبران اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومنے لگا۔ پاکیزہ اس کے لمس پر کانپ گئی تھی، اب وہ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ پاکیزہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قسم سے میں نے اس کی سزا پا لی ہے، تم سے 2 سال دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے، یہ 2 سال صدیوں کی مانند گزارے ہیں میں نے۔ جبران بول رہا تھا، اس کی آواز بھیگ گئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی، پاکیزہ کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ یکٹک جبران کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اب بھی نہ اٹھتی تو میں مر جاتا پاکیزہ۔ جبران کی بات پر پاکیزہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ خدا را خاموش ہو جائیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ سسک کر بولی تھی۔ ان 2 سالوں میں آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی باتیں کی مجھے سب یاد ہیں، آپ کو معافی مانگنا، میرے لیے گڑگڑانا مجھے سب یاد ہے، جبران صاحب سب یاد ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، آپ روتے تھے نا تو میرا دل پھٹتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اٹھ کر چپ کروا دوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں کہ خدا کے لیے مجھے مت آزمائے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رو پڑی تھی۔ جبران زمین سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگا گیا۔ 2 سال سے جلتے سینے کو اب جا کر سکون ملا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، آپ لوگ میرے اپنے ہو، اپنوں سے بھلا کون ناراض ہوتا ہے، میرے ساتھ جو ہوا میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ جبران اسے خود سے جدا کرتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پاکیزہ تم قابل محبت ہو، قابل عزت ہو، تمہارے لیے سب چھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے لیے ننگے پاؤں گرم صحرا پار کیا جا سکتا ہے، تمہارے لیے مرا جا سکتا ہے، تم بد نصیب نہیں ہو سکتی۔ جبران اس کے سر کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ جبران سائیں، مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ پاکیزہ نہ جانے کس احساس کے تحت بولی تھی، کبھی نہیں۔ ان دونوں نے ابھی بھی سر جوڑا ہوا تھا، البتہ آنکھیں دونوں کی بند تھی۔ اور مجھ پر کبھی غصہ بھی مت کیجیے گا، آپ کی اونچی آواز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آخری بات سن کر جبران کے لب مسکرائے تھے، کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، دونوں کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھی دونوں کی۔ پاکیزہ جبران کا سرخ ہوا ناک دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پاکیزہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، وہ خود سر تا پیر دلکش تھی، وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی۔ جبران کے دل نے گواہی دی تھی، جبران پورے حق سے اس کے دلکش لبوں پر جھکا تھا۔ جبران کا لمس پاکیزہ کو
को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। इसका लम्स में नरमी थी। जिब्रान इससे दूर हुआ था। पाकीज़ा का चेहरा ब्लश कर रहा था। इसने अपनी पलकें झुका ली थी। इसकी हया, इसकी मासूमियत, इसका दिलकश हुस्न जिब्रान को चारों शाने चत गिरा गया था। पाकीज़ा जिब्रान काज़मी, तैयार हो जाओ मेरी होने के लिए। मैं सदियों से तुम्हारा तलबगार हूँ। इतनी जल्दी तुम्हें रहाई नहीं दूंगा। जिब्रान ने इसके कान के पास जाकर सरगोशी की थी। इसकी सरगोशी पर पाकीज़ा सर था, पाँव काँप गई थी। जिब्रान करीब से इसका चेहरा देखता, जिंदगी भर साथ दोगी। जिब्रान हाथ आगे फैलाकर पूछ रहा था। पाकीज़ा पलकें उठाकर इसे देखती। मैं ऐसे नहीं, पहले आपको मुझे इज्जत से यहाँ से रुखसत करवा के लिए जाना होगा, फिर ये पाकीज़ा सिर्फ आपकी होगी। पाकीज़ा शरारत से लब दबाकर कहती, जिस पर जिब्रान भी हंसकर सीने पर हाथ रखता और हल्का सा आगे को झुककर इसकी बात का एहतराम करने लगा। जैसा आप चाहें पाकीज़ा अफरीदी, अब इस जिब्रान काज़मी की जान आपकी मुट्ठी में है। पाकीज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर इसके बड़े हुए हाथ में अपना हाथ थमा दिया। जब बात नामुमकिनात में आती है तो बस ये आयत याद कर लिया करो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। ख़त्म शुद्ध। जी तो लिसनर, कैसा लगा आपको ये नावल? इंतहाई सैड था यार, रुलाने वाले सीन बहुत ज़्यादा थे। बहुत अच्छा रहा नावल। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।